मैम यस, मैम एक दो डाउट थे मैम। पूछिए। स्क्रीन शेयर करें मैम? मैम जब शेप मैम सेव करने के बाद दोबारा वेक्टर से लेते हैं ना मैम, तो मैम उसका कलर चेंज हो जाता है मैम। वो हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं है। मैम तो सेव मैम इसी जैसे जो भी ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है, ऑप्टिसिटी जो है वही सेव नहीं हो सकती मैम? आप जब भी अपना शेप फाइल ऐड करेंगे, वो हर बार एक नया कलर या जो भी आपका ओपेसिटी है वो डिफॉल्ट में कुछ रैंडमली ले लेता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपने जो पहले ली है वो परसिस्ट करे और वही आती रहे हर बार, उसके लिए आप जब QGIS को क्लोज करते हैं और वो पूछता है डू यू वांट टू सेव द प्रोजेक्ट, तो उसको आपको सेव करना पड़ेगा। तो जैसा बताया गया कि अगर आप QGIS का प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो उस समय जितने भी उसमें लेयर्स होती हैं वो एज इट इज आती है, उनका जो भी आपने सिम्बोलॉजी वगैरह सेट किया होता है वो एज इट इज आएंगी। बट अगर आप ऐड लेयर पे जा करके रास्टर लेयर और वेक्टर लेयर कुछ भी आप ऐड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वो एक रैंडमली कलर कोई ले लेगा आपका, रास्टर के लिए नहीं, वेक्टर के लिए। ओके मैम। मैम और एक मैम पॉलीगॉन को, अगर दो पॉलीगॉन को मर्ज करना है तो मैम? वो अभी करते हैं। मैम यस। मैम मेरा भी एक डाउट है मैम। मैम शेयर करूँ स्क्रीन? मैम जैसे कि ये तो अर्बन सेटलमेंट हो गया मैम, ये वाला पोर्शन क्या मैम? ऑडिबल मैम? यस। मैम जैसे ये तो अर्बन सेटलमेंट में आ गया मैम, ये क्योंकि मेन कोर सिटीज़ में है। मैम अगर जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ये सिटी से काफ़ी दूर है, तो मैम इसको तो सेटलमेंट में तो काउंट करेंगे, बट मैम अर्बन में तो नहीं आएगा ये वाला मैम। ये अर्बन सेटलमेंट है ही नहीं। यस मैम, तो वही मैम कंफर्म करना था। नहीं, ये नहीं है। और मैम जैसे ये रिवर है, तो मैम जैसे यहाँ पे कुछ वाइट पोर्शन है, तो जब मैं रिवर को पॉलीगन ले रहा हूँ तो मैम उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, जो वाइट सैंड पार्ट है? देखिए थोड़ा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि आप किस पर्पस के लिए डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। ओके, इसमें कई बार जैसे रिवर का तो डिजिटाइजेशन वैसे भी मैप से करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक बहुत ही डायनामिक एंटिटी होती है रिवर। आज से जैसे ये 2009 या 8 का मैप है, सो लास्ट 10-12 ईयर्स में रिवर में बहुत ज्यादा रिवर कोर्स चेंज हो जाता है। तो रिवर का तो आप एग्जैक्ट डिजिटाइजेशन वैसे भी मैप से नहीं करते हो। यूजुअली हम लोग अगर करना ही है तो इमेज लेकर के करिए। सेकेंड थिंग कि कई बार जैसे कि इसमें एम्बिग्विटी लाई करती है कि रिवर का हम क्या डिजिटाइज करें, केवल ब्लू पोर्शन लें। वहां पर आप देखेंगे कि रिवर के अलोंग एक डॉटेड एरिया भी होगा, वो यस सैंड मैम। का होता है। उसके आगे आप देखेंगे वो प्लेन वाइट एरिया भी होता है। तो ये एक क्वेश्चन होता है कि इसमें हम एग्जैक्टली डिजिटाइज करें क्या। तो एक जनरल सजेशन ये होता है कि आप पूरा कर लीजिए, और अगर आप कोई चीज एक्सक्लूड कर रहे हैं तो उसको यूनिफॉर्मली सब जगह से एक्सक्लूड करिए। तो तो मैम जो ऐसा नहीं इसमें कि एक ट्रिब्यूटरीज जगह आपने हैं, वाइट पोर्शन को इंक्लूड कर लिया और दूसरी जगह आपने वाइट पोर्शन को एक्सक्लूड कर लिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो मैम जो उसके साइड में ट्रिब्यूटरीज हैं मैम, उनको भी करना पड़ता है फिर? करना पड़ता है। ये डिपेंड, वही आपका एप्लीकेशन आपको देखना पड़ता है कि आप किस फील्ड में किस पर्पस से डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ डिजिटाइजेशन अभी आप लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो मेन केवल जो 2 मेजर रिवर प्रयागराज के थ्रू पास होती हैं, गंगा एंड यमुना, आपको उसका डिजिटाइजेशन कराया गया। लेकिन
आपका पर्पस देखना पड़ता है कि किस एप्लीकेशन, सपोज आप रिवर नेटवर्क पे काम कर रहे हो तो छोटे छोटे जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज या ट्रिब्यूटरीज जो भी हैं इन सबको आप पूरा डिजिटाइज करोगे, या इमेज में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये पर्पस देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग क्या डिजिटाइज करना है, कितना डिजिटाइज करना है वो डिसाइड होता है। थैंक यू मैम। वेलकम। Okay, so now I'm going to start some of the things that were left. I am adding the data of New York City. I have already uploaded this data on MST. Okay. There are 4 data set in this: NYC census block, NYC neighborhood, NYC street, and NYC subway station. This data set is already uploaded on MS Teams. So inside the QGIS 2021 in practical 3, there is a folder of NYC data. Okay, so you all can download this NYC New York City data. So what we are going to learn in today's term: this PDF file is already given in practical 3, vector layer styling. In this you will learn how to style the different vector layers, how you can use different symbols, how to use different sort of colors, how to define the rules over here. So one by one we will see. I'm starting with the point data. Okay. Right now on the screen you can see that there is a simple points in a circular form. Okay. Suppose you want to change how the points will appear over here. So for this thing, at the top, okay, somebody is on unmute, please mute yourself. So in this one, so there is a, suppose I'm taking single category, so same color will be assigned to all. Now the color is brown. I want to give, say, red color. So I will click on the drop down arrow over here. There are so many different ways in which you can choose the color. Okay. I'm coming to the choose color. Now there are 4 options over here. You can go take the color ramp like this, okay, and you can drag this cross here to any of the place. Automatically the color of that place will be taken. Another option is this one, color wheel. You can select your color with the help of this wheel, whatever color you want. Okay. Third one is the standard color. There are some standard set of colors that are coming. You can pick any one of them from here. Fourth one is a very interesting one. You know, in this one there is a color picker. Okay. You can pick any of the color, click on the sample color. Okay. Automatically you can see my cursor is changed to this picker, and anywhere I will place the cursor inside the QGIS interface. Okay. Wherever I am putting it, automatically the color of that thing will appear like this. Okay. So these are the different ways in which you can assign the colors to a symbol. This thing is clear?
Because color is common, I'm repeating it again. You need to click on this one. There is a drop down menu in the color and go to choose color. Okay. In choose color, there are 4 different ways in which you can select the color, whichever method you like. You can select any of the color. So this is how you can change the color. Next thing is size. Size means you can increase the size or you can decrease the size. Another method is you can select it on the basis of some field. Okay. Like suppose I want, okay, not this. So size, you can assign the size like 2. Suppose I am assigning size as 3, 4, anything like that. Or you can give the size according to any of the attribute. Okay. If you click on any of the attribute, the size will be taken according to that. Okay. So the ID size is quite large, therefore it is not taking. So you have seen color, you have seen size. Rotation doesn't matter for the circle. There is another thing called opacity. It is given over here. Okay, opacity means suppose if you want to set any of the transparency. So what you will do, you will decrease the opacity. Okay, like if I put it at 10, you can see through these points also. Okay, usually we put opacity at 100%. Now suppose if you want to change the symbol. Okay. Suppose I do not want to use circle. These are the metro stations, subway stations. So what I will do, I will click on this particular simple marker. Okay. So when you click on this one, first see the options. Like you can set the size, you can set the fill color, you can select the stroke color. What is stroke color? Stroke means border color. You know. So you can see right now on the circle that there is a outside boundary of this circle which is given in the black color. This is called the stroke color. So if you click on this simple marker, suppose I will, you can set the color of the stroke. You can select how the stroke will appear, like a solid line, like a dashed line or something like that. Then you can set the stroke width. You can see I have set the stroke width at 1.2. It is coming like a thick border around the circle. If there is any lag between audio and video, you can inform me about that. Now, just wait. These are the different symbols that you can use: square, diamond, pentagon, hexagon, triangle, equilateral triangle, star,
Am I audible? Yes, ma'am. So this is how you can select different symbols over here. Now, there are some other things categorized. Okay, if you want to categorize your symbols on a certain basis, like suppose I want to categorize my subway station according to the borough. There are 5 boroughs in New York City, or you can say that New York City is divided into 5 parts, which are given over here: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island. Okay. So what I have done, I have gone to the categorized over here. I have selected the categorized. I have taken the value as borough. And then apply. Now on the screen you can see different color of subway station, and this color is assigned according to the borough. Okay. So all this light blue belongs to Bronx. All these metro station in the light blue belongs to Bronx. This pink color belongs to Manhattan. Green color belongs to Queens. Purple color belongs to Brooklyn. This orange color belongs to Staten Island. Okay. So this is how you can use symbology to assign different colors to the subway station according to the borough in which they are falling. There is one interesting another thing before going to that. You can use graduated. It will not appear properly over here. I am just jumping to the point displacement. What is point displacement? You know, before showing you what is point displacement, you can see that there are some of the points that are clustered together. These all are the subway stations that are too close to each other, that they are not appearing properly, they are overlapping. So when there is a case of overlap, what you can do, you can use this point displacement. Okay, you can use the point displacement and see when I am applying this point displacement, what is happening. Points are displaced away. How they are displacing, it is dependent upon, just a minute. Yes, placement method ring, I am selecting it like a grid. Okay. Now you can see over here. Okay. Another interesting method is heat map. Okay. Heat map will not appear properly over here because I do not have that type of data. I will show you the heat map example. Just wait a minute. This is one of the work done by my MTech student. So I am showing you the heat map. Okay. As you can see on the screen, that this one is the heat map of Uttar Pradesh state, and this heat map is created on the basis of number of confirmed COVID cases.
Right now on the screen, you can see the map of Uttar Pradesh, and you can see that there are different colors that are used, different shades of red is used over here. And wherever there is a dark color, okay, you can see that it has a high number of COVID confirmed cases. By just visualizing this map, you can say that around this particular district, this is Lucknow district over here, okay. So around the Lucknow district, there is Unnao, Rai Bareli, Barabanki, Sitapur, Hardoi. So main center lies around the Lucknow. Okay. Similarly, over here also you can find one region where there is a hot spot. Okay. Around this NCR region, near to the NCR region, there is a Meerut, Baghpat, Hapur, Bulandshahr, and all the places around here. Ghaziabad, another districts are located over here. So you can see another hotspot over here. How this map is created? This map is created with the help of this heat map. Okay, you can find this heat map in QGIS. You can find this heat map in the QGIS. So you just need to select the heat map from here. Okay, once you have selected the heat map, yes, you need to select the property according to which that heat map will be created. So right now I do not have that data, but if you have that data, you can create the heat map according to it. Okay. So how you are going to give the weight and other things, you have to select some of the field, or you have to perform some mathematical calculation for that one. So this is called the heat map. This is the spatial heat map. Okay. This is another form of heat map. As you can see on the screen, this is also called the heat map. This is called the cluster heat map. The previous heat map was the spatial heat map. This heat map is called the cluster heat map. Okay. So if you go for the biological studies, you usually find such type of heat map, cluster heat map. But when you go for the spatial analysis or GIS based studies, you will find the spatial heat map that I have showed you earlier. Okay. Here also you can easily read that again there is a number of cases from 0 to 10,000. Okay. So the color is assigned like this, and each of the district is mentioned over here: Varanasi, Unnao, Sultanpur, Sonbhadra, Sitapur, and so on. And now on the basis of the color, you can identify which color belongs to the number of cases. Like in August in the Varanasi, you can say it is around 4,500 up to 5,000 or 5,500. So this is the cluster heat map. But in GIS, we create we used to create the spatial heat map. Okay. So is it clear to everyone till now? किसी को कोई डाउट है कोई चीज में? You know, this is a very interesting question of this digitization, or you can include it in digitization, or you can also learn it in layout map generation. Okay. So this is an interesting part, how you can create an attractive output over here. So till now you have learned how to give the symbology of the point symbol. Okay. How to give the symbology of a point symbol like this. Now I am moving to the next one. I am going for the line. Now here, this one is the NYC. This one is the NYC street data.
So on the screen you can see this street. Again okay. So for the street, first you can click on first there is a single symbol. Okay. In this again there are the same things. You can assign the color, you can assign the width of the line in stroke width. Okay. You can assign the style of the stroke. After this, again there is a categorization. You can categorize these roads. No, on the suppose there is one way or not. So green color is showing all those roads which are one way. Okay. The blue color is showing those roads that are not one way. Okay. So this is how you can give different colors to the line. It is just same as the points. Okay. This is how you can use the symbology over here. So there is nothing much to tell you in line. Next one is about, suppose I am taking NYC census, NYC neighborhood. Okay, like this. In the polygon, we have seen this single symbol categorized. You have already seen. Now I am going to show you graduated. How this graduated. Yes. So graduated, I am selecting graduated over here. And then what will be the basis? In case of graduated symbol, you have to select any of the numeric field. So in this case, I am taking population, total population over here. Okay. After that, you need to classify. How you are going to classify? You can classify equal count, equal interval. Equal count means, suppose I am taking 5 classes. In that case, all the 5 class will have equal number of polygon. Another one is equal interval. As the name suggests, suppose the population will vary from 0 to say 100. Okay. And if there is an equal interval, so first will be from 0 to 25, second will be from 26 to 50, then 51 to 75, then 76 to 100. Logarithmic scale we usually do not use. Another one is natural break. If there is any sort of natural break, in that case we will use that one. Another one is standard deviation. Okay, so in this it is not coming properly. I will take some other. Yes. So I am taking equal interval classification. You can select the color ramp whichever you want. You can select the first color like from white to red. Second color is red. So from white to red. If you want some other shade, you can select. Like suppose if I want from blue. Okay, blue to red. So this is how it will appear. You can see that this particular block is having a highest population. Okay, it is falling in this particular range. You can use the information symbol and can check what is the
population over here. So the total population is 23,373 in this particular census block. So the majority of census block are in the range of 0 to 4,675. So this is how you will take the graduated colors. Otherwise, if you want to define your own rules, you can use rule-based classification of the colors. Inverted means outside will be colored and inside the polygon there will be no color. So this is how you can use this similarity to assign different colors in the polygon, or if you can use different style for point, line and polygon. So this is all about the similarity. There are so many other options that are present over here. You can, you yourself can try so many different things that are available over here. So it is all about the practice that you are going to do. If you do the practice, you will learn more and more about these things. Is there any question from this part? Anyone? Is there any question? Okay. Now I am moving to the another part of this classification thing, that there are few of the, there are few of the things that you can learn over here. So this is about the toggling. Okay, in the toggle edit, when you start this one, enable this button, there are different things that you can perform over here. So let's see some of the things. So this button is clear to everyone. Add polygon feature. So if I want to add any of the new polygon, I simply do the digitization and create a new polygon like this. Then after that there is an vertex tool. If you use this tool, what you can do, you can set any of the vertex properly. How you will do this thing? You will place this crosshair on any of the vertex and make a single left click. Okay, and then you can move that vertex to any of the place. Okay, wherever you want to place that vertex, and then again single left click. This vertex, edit vertex is clear. Okay. Then there is another tool called move feature. Move feature means if you want to place it somewhere else, you can move it like this. Okay, this is how you can place your polygon anywhere. If you want to move it, you can move it like this. Then another option is rotate feature. Suppose you want to rotate in the feature, you can rotate it according to your requirement like this. Okay. Next one is simplify feature. There's no need of that one right now. Add ring. Okay,
Okay, this one is the interesting. R ring means, like suppose there is a river and inside the river there is a small part of land. There is some island inside the river. So what you can do, you can use this ring, digitize that island and click on this. So this is how you can cut a hole inside a polygon by using this add ring option. Then there is a fill ring option. This fill ring is not working right now, but you can use this fill ring like this. Suppose if you want to fill this ring. Another option is delete ring. Suppose if you want to remove this ring, you just click once on that ring and automatically that ring will get removed from here. Okay. Next option is split polygon. So in one of the students, there was a Ganga and Yamuna, both river have been digitized by using a single polygon. Although there was a requirement of 2 polygon, there is a requirement of 2 different feature over there. So in that case, what we can do, we can use this split feature option over here. In case of split feature, you can do this type of digitization. Yes. So now you can see that there are 2 polygons once you have done this split polygon like this. Okay. So this is how you can do the split polygon. This split polygon is very useful, and when you will do the digitization of Tehsil, you have to use this split polygon option. Is it clear to everyone, this is split polygon? Yes, ma'am. Okay. So this is how you can use these tools over here inside this toggle option. Similarly, हेलो मैम। yes. मैम जैसे अभी आपने स्प्लिट किया तो मान लीजिए मुझसे गलती से कहीं स्प्लिट हो गया, मैं इसको वापस से मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, मैं बोल भी नहीं रही हूँ, इसको मैं बस चेक करेंगे यहीं से आता है कहीं। यस, इसको देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे ये येलो कलर के ये बटन्स आ रहे हैं। सपोज आपके पास ये 2 पॉलीगन है जो अलग अलग सेपरेट हो गए हैं, बट आप उसको मर्ज करना चाहते हो। ये 2 सेपरेट पॉलीगन नहीं, एक पॉलीगन है।
तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे, इस बटन पे, सेलेक्ट फीचर बाय एरिया और सिंगल क्लिक, ठीक है। उसके बाद कर्सर को ले जा करके इसके ऊपर, इस पॉलीगन पर एक बार क्लिक करोगे, उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड कर लोगे और आप दूसरे पॉलीगन को, एडजेसेंट पॉलीगन को जो आपका मर्ज होना है, उन दोनों पे क्लिक कर लोगे। तो आप इस तरीके से जब करेंगे तो देखेंगे कि दोनों पॉलीगन्स जो है वो येलो कलर के हो गए हैं। अब उसके बाद में यस, ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा, देखिए मर्ज सेलेक्टेड फीचर्स का आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। मर्ज सेलेक्टेड फीचर में इसमें अब क्या दिक्कत आ रही है, इसमें देखिए दो पॉलीगन है, दोनों पॉलीगन के इंडिविजुअल एट्रीब्यूट होंगे। जब आप दो पॉलीगन को मर्ज कर रहे हैं और दो अलग अलग एट्रीब्यूट सेट है हर एक के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, उसमें आपको पूछा जाएगा कि अभी क्या करें, किसका किस में ले जाकर के मर्ज करें या किसका रिटेन करें, ठीक है। तो जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये देखिए इसका आईडी 100 है ना, एक का आईडी 100 है और दूसरे का आईडी 4 है। यहाँ पर अभी हम ओके कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एक पॉलीगन के तौर पर यहाँ पर ले जा करके सेलेक्ट कर दे रहा है। समझ में आ गया? ये प्रोसेस समझ में आ गई कैसे मर्ज होना है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, और कोई क्वेश्चन है? हेलो मैम। यस मैम जैसे जो ऐड रिंग, फिल रिंग, मूव, ये सब मैम मैं स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है मैम, कहाँ से शो होगा सेटिंग से? ये आप बोल रहे हैं ये वाला आपको शो नहीं हो रहा है? यस मैम। जितना भी आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये देखिए व्यू में जा करके पैनल में आपका ये सारे ऑप्शंस होते हैं। पैनल का ऑप्शन है तो ये लेयर्स वगैरह का पैनल है, ये आपका टूल बार का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ देखिए टूल बार में, ठीक है। ओके। इसको यहाँ पर देखिए ये अभी हम कर रहे हैं तो बटन्स नहीं आ रहे हैं हमारे सामने। अब हम यस मैम। लेयर में जा, व्यू में जा करके टूल बार में जा करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एडवांस डिजिटाइजिंग टूल बार। तो अब ये देखिए ये सारे टूल बार हमारे सामने आने लगते हैं। ओके मैम, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन? Okay then, I'm not getting any question anymore. So this is all about the layer styling. Okay, how you are going to use the symbology, how you will assign different colors over here. So I hope this will be clear to everyone, and this is all about the practice. Over the time when you perform these things, you will learn. You cannot write down everything in your notebook and mug up all these things. You will learn all these things when you practice, when you apply different symbology, different color combination, different types of symbols. Only then you will learn more and more things. Some of the things I have been told to you, but there are much more things that you can find out by yourself by navigating in these options. Now I am moving to the question that we were discussing in the tutorial session. Okay, in the last tutorial session I did not get the time to cover up
this Prayagraj district topo sheets. Okay, so I have already given you all the topo sheets. So these are the topo sheets that you already have, and I think so all of you have done the georeferencing of these topo sheets. Okay. How many of you are able to do the mosaicing? Are you trying to say? Yes, Sorry, ma'am. I have done the merging mosaic. okay. So there's one student Bhagat. Yes, ma'am, I have also done. Okay. Another student. I have done, ma'am. Ma'am, I have Who is also the done, third? ma'am. Okay, Alok Kumar, Bhagat and Parul. You have raised your hands. I have done, Anyone? ma'am. Arun. Sudhir, ma'am. Okay. Sudhir, okay. So there are 5 students. Anyone else? Ma'am, I too had completed Ma'am, the that work. merging option is Okay, so Jayashree, you have done it, is it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, good. Yes, Sumit, you were asking something? that merging option you are asking about. Your merging option is not working, is it? Ma'am, I'm asking that you are asking that we are doing that merging option. For that you are asking. Sumit, your audio is not clear. I am not getting your question. मैम सुमित बोल रहा है कि आप मर्जिंग ऑप्शन के बारे में बोल रही हैं। हाँ, मर्जिंग, मोज़ाइकिंग मींस वही मर्जिंग। मोज़ाइकिंग एक जनरल टर्म होता है। जब हम लोग इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें मोज़ाइकिंग का टर्म यूज होता है। मोज़ाइकिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास में यू नो 4 अलग-अलग कपड़े के पीसेस हैं। अब आपसे बोला जाए कि इन कपड़ों के पीसेस को जोड़ करके एक सिंगल पीस बनाओ, तो आप क्या करेंगे? आप उन कपड़ों के पीसेस को लेंगे, या तो हाथ से लेकर के कच्चा जो किया जाता है, अगर निडल से लेकर के अपना सुई धागा लेकर करेंगे, या सिलाई मशीन खोल करके उसके ऊपर बखिया चलाएंगे, जिससे कि वो 4 अलग-अलग पीसेस जो अलग-अलग टुकड़े हैं, वो अलग-अलग टुकड़े ना रह करके एक सिंगल पीस का फॉर्म दे दें। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। आप लोग ने हो सकता है अपने मोबाइल में से पैनोरामिक व्यू का ऑप्शन लेकर के कहीं इमेज क्लिक करी हो, करा है कभी? तो उसमें क्या होता है, पैनोरामिक व्यू मतलब आप एक बड़े एंगल पे पूरा, जैसे यूजुअली तो आप केवल एक स्ट्रेट एक सर्टेन एंगल में जैसे 10 डिग्री के वेरिएशन तक का लेते हैं। सपोज आपको अपने अराउंड का 90 डिग्री का व्यू लेना है, तो 90 डिग्री का व्यू आप सिंपल क्लिक करके आप कैप्चर नहीं कर पाते। उसके लिए आप पैनोरामिक ऑप्शन में जाते हैं और वहां पे जा करके पैनोरामिक ऑप्शन को लेते हुए आप धीमे धीमे अपना मोबाइल मूव करते हैं, मल्टीपल पिक्चर्स क्लिक होती जाती हैं, और फाइनली जब आप ओके कर देते हैं तो प्रोसेसिंग होकर के आपको एक सिंगल इमेज मिलती है। उस केस में क्या होता है, वहां पर यही मोज़ाइकिंग ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। जो भी 10, 15, 20 जितनी भी पिक्चर्स आती हैं वो ओवरलैप एरिया से लेते हुए उनको स्टिच किया जाता है। तो इसको मोज़ाइकिंग भी कहा जाता है, इसको स्टिचिंग भी इसीलिए कहा जाता है। मर्जिंग, ऑल्दो यहाँ पर जो आप ऑप्शंस देखेंगे वो मर्ज का ऑप्शन देखेंगे, बट यूजुअली हम लोग मर्ज से ज्यादा सही शब्द जो यूज करते हैं वो मोज़ाइकिंग का होता है। कई स्टूडेंट्स ने तो कह दिया कि उनका हो गया है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? उनको कोई प्रॉब्लम फेस हुई कि उन्होंने कोशिश ही नहीं करी करने की? बताइए, कोई प्रॉब्लम आप लोग ने फेस करी है? जो स्टूडेंट्स नहीं बता रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं तो हमको समझ ही नहीं आएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है।
चलिए फिर वन बाय वन पूछ ही लेते हैं, प्रवीण होती है। शिवम, 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 आर यू देयर? शिवम तो लीव कर जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, सुनील। यस मैम। सुनील आपका हो गया? नो मैम। क्यों? मैम आफ्टर जियो रेफरेंस और जियो रेफरेंस करने के बाद मर्ज कर रहा था मैम, लेकिन हो नहीं रहा था। जियो रेफरेंसिंग के बाद समझ नहीं आया। जियो रेफरेंसिंग के बाद तो क्लिप होना था। वही 15 सीट रख के 15 शीट 13 ड्रॉ करके नहीं, 15 शीट्स को इंडिविजुअली आप क्लिप करना पड़ेगा। आपको ओके। बताया गया था कि मैप बॉडी के बाहर का एरिया जिसमें एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, जहां लेजेंड और दूसरे इंफॉर्मेशन होता है आउटसाइड द मैप बॉडी, को आपको रिमूव करना है। उसके लिए आपको क्लिप करना पड़ता है। क्लिप में आप लाट लॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं उनके कॉर्नर्स का। ओके, चलिए बाकी स्टूडेंट्स भी एक बार देख लें, बहुत ही शॉर्ट में हम बता रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है वो देख लें। फाइनल आउटपुट हमारा इस तरीके का आना है। जस्ट वेट, ऑल्दो आउटपुट हमने इसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया या जो नहीं करना चाहते, जो भी रीजन है, वो अपना सर्वे ऑफ इंडिया इलाहाबाद मैप मोज़ैक यहाँ पर ऑलरेडी MS टीम्स में प्रैक्टिकल 3 के अंदर में हमने डाल दिया है। तो आप लोग इस डेटा को अपने एंड से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं हुआ है तो। फाइनल आउटपुट इस तरीके का एक मोज़ैक मैप चाहिए था, जिसमें सारी शीट्स जो हैं वो एक सिंगल शीट के फॉर्म में हमारे पास, यहाँ पर हमने 10 शीट्स ली हैं। ओके, तो यहाँ और 10 शीट्स को हमको लेकर के एक बार में ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो लेना था। Suppose this is G44 P15। तो अगर आप इसके अराउंड में देखें, अराउंड दी मैप बॉडी बहुत सारा एक्स्ट्रा पोर्शन है। व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है जो हमें नहीं चाहिए। हम केवल कैसा कितना चाहिए हमको, आप बेस मैप में देख सकते हैं कि केवल और केवल ये मैप का एरिया केवल हमको चाहिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट वी नीड टू क्लिप द एक्स्ट्रा पोर्शन। इसको क्लिप करने से पहले हमें इसका कॉर्नर का कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा। इसको देखिए, इसको हम सबसे पहले नोट डाउन कर रहे हैं 81.75 and 25.5। अगले कॉर्नर का यहाँ को हम देख लेते हैं 82.0 and 25.25। ठीक है, अब क्या जरूरत है, हमको इतने पोर्शन को क्लिप कराने की जरूरत है। कैसे करेंगे, रास्टर एक्सट्रैक्शन क्लिप रास्टर बाय एक्सटेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रास्टर, then inside the raster menu extraction, inside the extraction menu there is clip raster by extend। input layer यहाँ पे इंश्योर करिए सही लेयर यहाँ पर आपकी आ रही है, तो इट इज P15 1। then clipping extend xmin ymin xmax ymax आप यहाँ पर डाल दीजिए। xmin is 81.75
comma space 82.0 xmax, comma space ymin, it is 25.25, comma space, then it is 25.50. So this is the extent xmin, xmax, ymin, ymax. So क्या सीक्वेंस है, कैसे लिखना है, ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। यहाँ दूसरा ऑप्शन भी है, यूज कैनवास एक्सटेंड, सेलेक्ट एक्सटेंट ऑन कैनवास, आप उस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, क्लिप्ड एरिया को कहाँ पर आपको सेव करना है उसका लोकेशन दे दीजिए, सेव टू अ फाइल। P15 क्लिक, इसको ओके कर दिया, देन रन। क्लोज। चलिए देखते हैं क्या फाइनल आउटपुट हमको मिला। मिल गया ये, जो भी एक बाहर का पोर्शन था वो पूरा एग्जैक्टली कट हो गया। इसको आप देख सकते हैं, हम नीचे P15 खोल रहे हैं तो बिल्कुल वो सही बैठ रहा है उसके ऊपर। This is how you need to clip all the 15s or all the 10 topographical maps. उसके बाद क्या करेंगे, फिर रास्टर में आएंगे, मिसलेनियस में आएंगे, यहाँ मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, मर्ज में जाएंगे और यहाँ पर आपकी जितने भी शीट्स हैं उन सबको यहाँ पर डाल देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा यहाँ से मर्ज हो जाएगा। समझ में आ गया इसको कैसे करना है, अगर नहीं किया है तो। मैम Yes. मैम क्लिपिंग बाय एंड क्लिपिंग बाय मास्क में डिफरेंस क्या है मैम? क्योंकि मैम मैंने मास्क का लेके यूज किया था मैम। थोड़ा सा आपका ऑडियो नहीं समझ में आ रहा है, शायद आप पूछ रहे हैं कि वो अलग अलग ऑप्शंस में अंतर क्या होता है। यस मैम। कोई अंतर नहीं होता, जिससे भी आप करना चाहें, ये अलग अलग मेथड है, जिसको जिसमें अच्छा लगे। सबसे इजी मेथड, मतलब हमको ये मेथड इजी लगता है इसलिए हम उससे करते हैं। अगर आपको इस तरीके से वैल्यू फिल नहीं करनी है तो आप सीधे ले जा करके कैनवास पे ले जा करके मार्क कर दीजिए, जैसे जियो रेफरेंसिंग में मार्क करा जाता है वैसे ही इसमें भी कैनवास पे ले जा करके मार्क कर दीजिए, या स्क्रीन पर उतना एरिया ले लीजिए कि फुल एक्सटेंट पर वो आ जाए, आप उससे भी मार्क कर लें। अलग अलग ऑप्शन है सेम काम करने के, जिसको जिसमें इजी फील हो उसको ले सकता है। नेक्स्ट इसको हम लोग देखते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया इलाहाबाद मैप। इसमें आप लोग को करना क्या है, इसमें आप लोग को इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करना है, देन इलाहाबाद तहसील की बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करनी है। ओके, इसको करने से पहले नोट डाउन करिए सबसे पहले अपने कॉपी पे। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, तहसील 12, खंडिया, करछना, कोरांव, मेजा, फूलपुर,
सोराव, सदर और सिटी एरिया। 12 तहसील divided into Jasra and Shankargarh block. Hadia तहसील divided into Dhanupur, Hadia, Partapur and Sadabad. Karchana into Chaka, Karchana, Kodiyara. Korang, there is a single block, Korang. Meja into Manda, Meja, Uruva. Who is known as मांडा का राजा? किनको कहा जाता था मांडा के राजा? एनीवन? मांडा के राजा? Okay, so search about it in the internet. Who is known as Manda ke Raja? One of our prime minister is known as Manda ke Raja. VP Singh. Yes, it's VP Singh. VP Singh is known as Manda ke Raja. So this Manda lies inside the Meja Tehsil. Okay. Then Phulpur into Bahadurpur, Behriya, Phulpur, Soraon into Holagarh, Kodiyar, Moima, Soraon. And this city area is divided into municipal corporation, municipal wards and villages. इसको नोट डाउन करिए, तहसील और ब्लॉक का इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आप डिजिटाइज करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा. Okay, so how this will appear? Okay. This is how this area. Okay. So this is the map of India. Inside the map of India, this is the Uttar Pradesh map. And Uttar Pradesh map, this is one is the Prayagraj district. This is how the Prayagraj district classification will look like. Soraon, Phulpur, Hadia, Prayagraj or the Sadar area. Okay, this is the city area, Prayagraj. Then Karchana, Bara, Meja, Koraon. Okay, so this is how your output will appear. This is how your output will appear, just like this Prayagraj district and the Tehsil boundary like this. Now, how will you get this map? आप इसको कैसे, आपके पास में ये डेटा तो अभी है नहीं, लेकिन आपके पास में टोपो शीट है. ओके, इससे अब आपको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ये आपका नेक्स्ट टास्क है.
Now see this thing carefully. This purple color line is the district boundary. Okay, this purple color line, this purple color line is the district boundary of Prayagraj. Okay, so what you need to do, you need to take a polygon and you need to digitize this whole boundary, this whole outside boundary. A little bit portion of this area is missing. So if you have downloaded all the maps, okay, if you have downloaded all the maps, you will get the नहीं, यहाँ पर वेट करिए, इधर नहीं, यहाँ से ये बाउंड्री मोड़ जा रही है, ये सोराव की बाउंड्री शुरू हो जा रही है। okay? तो आपको ये पूरा लेकर के, ये देख रहे हैं, ये पर्पल कलर की लाइन के अलोंग आपको ये डिजिटाइजेशन करते जाना है, लाइक दिस। थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर मिसिंग होगा, इसको या तो साइट का टोपो शीट लीजिएगा या फिर अंदाजे से इसको आपको यहाँ पर मार्क कराना पड़ेगा। ये तो आउटर बाउंड्री हो गई प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद तहसील की बाउंड्री कैसे निकालेंगे, इस चीज को ध्यान से सुनिए। आपने डिजिटाइज करके प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री निकाल ली, पॉलीगन का डिजिटाइजेशन होगा पूरा, उसमें से आप तहसील बाउंड्री कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे बताइए। अभी अभी आपको सिखाया गया है, ये देखिए तहसील बाउंड्री है, दोनों में अंतर देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री कैसे दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्लियरली है। वर्टिकल लाइन जो है वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये जा रही है ये तहसील बाउंड्री है। दोनों में एक में डैश्ड है, एक डॉटेड लाइन है। एक बार आपने डिस्ट्रिक्ट का पॉलीगन निकाल लिया, उससे तहसील कैसे निकालेंगे। जीआईएस में जब स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे पॉलीगन को, क्लिप करेंगे। यस मैम, स्प्लिट करेंगे उसको कट करेंगे। यस, कट पॉलीगन या स्प्लिट पॉलीगन। ये चीज ध्यान रखिए आप लोग, कभी भी जीआईएस में बाउंड्री का डुप्लीकेशन नहीं होता। सेम बाउंड्री दो बार कभी डिजिटाइज नहीं होती। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो जैसे ये बाउंड्री है, ठीक है, अब ये बाउंड्री, ये 12 तहसील की ये बाउंड्री है, ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री भी यही होगी और इस तहसील बाउंड्री भी यहीं पर आएगी। आप इसको इसमें देख लीजिए, ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की भी बाउंड्री यही है, जैसे ये बाउंड्री देखें, ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की भी बाउंड्री यही पड़ रही है और ये 12 तहसील की भी बाउंड्री यही पड़ रही है। तो ये कभी नहीं होगा कि आप इसको दो बार डिजिटाइजेशन करें, बिकॉज इससे एरर आ जाता है। आगे आप लोग डिजिटाइजेशन एरर्स पढ़ेंगे जिसमें स्लेवर पॉलीगन एरर एक होती है, उसके आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग कभी भी डुप्लीकेशन नहीं करते। आप क्या करेंगे, आप स्प्लिट पॉलीगन, अभी अभी आपको सिखाया कि किस तरीके से पॉलीगन को कट किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। यहाँ पर वही काम करना है। वन बाय वन आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को स्प्लिट करते जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का डिजिटाइजेशन होगा। एक बार डिस्ट्रिक्ट का डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो जाए उसको सेव कर लीजिए और उस डिस्ट्रिक्ट का जो शेप फाइल बने उन शेप फाइल्स की एक कॉपी, ठीक है, आपने एक फाइल बना ली डिस्ट्रिक्ट की, उसकी एक कॉपी बना लीजिए, उसको पूरा का पूरा शेप फाइल को कॉपी कर लीजिए और उसको तहसील के नाम से रिनेम करके सारा चीजें आपको इस तरीके से स्प्लिट पॉलीगन को यूज करते हुए करना पड़ेगा। कोई डाउट है इसमें? Ma'am, please explain again. Sorry? So we have to
digitize the district first, then clipping the remaining one. No? Yes. First, you need to digitize the Prayagraj district boundary. Once you have done the digitization of the district boundary, you need to use clip polygon or this split polygon tool. With the help of that, you will do the clipping, or with the help of that, you will do the digitization of all the tehsils. Any other doubt? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो ये आज आप लोग का टास्क है. ऑलरेडी टाइम तो हो चुका है, बट ये टास्क है और इसको नेक्स्ट आपका जो लेबोरेटरी सेशन होगा जिसमें हम लोग अगला टॉपिक एट्रीब्यूट टेबल का स्टार्ट करेंगे, उसमें आप लोग को इसको डिजिटाइज करके सबको, क्योंकि अगर किसी का मर्जिंग नहीं हो पाया तो वो इसको यूज करे, अदरवाइज आप अपने खुद की मर्ज टोपोशीट को यूज करते हुए ये कंप्लीट डिजिटाइजेशन करें. आपको डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करनी है और तहसील बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करनी है. करना स्टार्ट करिए. 15 मिनट्स हैं अभी. किसी को कोई डाउट है, हम अभी ऑनलाइन ही है, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है करते टाइम. स्टार्ट करिए डिजिटाइजेशन.